आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जो हजारों साल से इतिहास की गहराइयों में छिपी है। एक ऐसी पहेली जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। जरा सोचिए, एक ऐसी महान सभ्यता जो अपने समय से कहीं आगे थी, जिन्होंने अपनी पूरी कहानी लिख डाली। पर मजाक देखिए, आज तक हम उसका एक लफ्ज भी नहीं पढ़ पाए हैं। यही तो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा, सबसे गहरा रहस्य। तो चलिए साथ में चलते हैं समय में पीछे और उतरते हैं इस शानदार कांस्य युगीन महानगर की धूल भरी गलियों में। देखते हैं कि इसकी ये जो खामोश खंडर हैं, ये आज भी हमें कौन सी कहानियां सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके टाइम और स्केल की। मतलब ये सभ्यता आखिर कितनी पुरानी थी और कितनी कितनी विशाल, क्योंकि इसका पैमाना ही कुछ ऐसा था जिसने इसे प्राचीन दुनिया में सबसे अलग बना दिया। अच्छा, अब ये कांस्य युग, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये वो दौर था जब इंसानों ने कमाल की चीज सीखी, तांबे और टिन को मिला के कांसा यानी कि ब्रॉन्ज बनाना। इससे क्या हुआ? इससे बने बेहतर औजार, बेहतर हथियार, और इसी दौर में पहली बार लिखना और बड़े बड़े शहर बसाना शुरू हुआ। और सिंधु सभ्यता, अरे वो तो इसका एक जबरदस्त उदाहरण थी। अब कहानी में आते हैं आज से करीब 100 साल पहले। साल था 1920 का दशक, जब पुरातत्वविदों यानी आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ लगे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, और इन खोजों ने मानो एक दरवाज़ा खोल दिया, एक ऐसी दुनिया का जिसे हम पूरी तरह भुला चुके थे। एक ऐसी सभ्यता जो आज से करीब 4,500 साल पहले अपने चरम पर थी, अपने पीक। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी एक जगह पर सिमटी हुई सभ्यता नहीं थी। इसका फैलाव इतना ज्यादा था कि उस समय की जो दो सबसे बड़ी सभ्यताएं थीं, मिस्र और मेसोपोटामिया, उन दोनों को मिला दें तो भी सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका बड़ा था। सोचिए जरा। तो अब आते हैं उस चीज पर जो आज भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हैरान कर देती है, उनके छोड़े हुए सबसे पक्के सबूत पर। और वो है उनकी कमाल की अर्बन प्लानिंग, उनकी शहरी योजना। बस जरा इनकी इंजीनियरिंग का लेवल देखिए। सड़कें एकदम सीधी, एक ग्रिड की तरह बिछी हुई, जो एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री, एकदम परफेक्ट राइट एंगल पर काटती थीं। ये कोई तुक्का नहीं था जी, ये एक सोची समझी बेहतरीन मास्टर प्लानिंग का नतीजा था। शहरों का डिजाइन भी बड़ा दिलचस्प था। आमतौर पर शहर दो हिस्सों में बटा होता था। एक हिस्सा थोड़ा ऊंचाई पर होता था, जिसे घड़ी या सिटिडेल कहते हैं। शायद वहां बड़े अधिकारी रहते होंगे या कोई धार्मिक सेंटर रहा होगा। और दूसरा था निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे। ये बंटवारा ही बताता है कि समाज कितना व्यवस्थित और ऑर्गेनाइज था। और अब सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात, उनकी प्लानिंग का सबसे बड़ा सबूत। सोचिए, सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे अलग अलग शहर, और हर शहर में इस्तेमाल होने वाली हर एक ईंट, जी हाँ, हर एक ईंट का साइज एक ही रेशियो में था, 1:2:4। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी थी जो ये सब कंट्रोल कर रही थी। ये मानकीकरण का एक अविश्वसनीय लेवल था। पर उनकी इंजीनियरिंग का असली कमाल तो उनकी नालियों में दिखता है। ढकी हुई नालियां, और ये प्राचीन दुनिया की सबसे एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम में से एक थी। हर घर इन नालियों से जुड़ा था। सोचिए, वो लोग पब्लिक हेल्थ और साफ सफाई के बारे में कितना सोचते थे। एक ऐसी सोच जो उस जमाने के हिसाब से तो एकदम क्रांतिकारी थी। तो ठीक है, शहर तो बड़े शानदार थे, पर इन शहरों में रहता कौन था? कैसे थे वो लोग? चलिए अब जरा उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनके समाज और उनकी मान्यताओं की दुनिया में झांक कर देखते हैं। ये लोग सिर्फ बेहतरीन इंजीनियर ही नहीं थे, बल्कि बड़े जबरदस्त व्यापारी भी थे। इनके जहाज हजारों किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया तक का सफर करते थे। और पता है, ये दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाना शुरू किया, और लोथल जैसे उनके व्यस्त बंदरगाहों से कीमती मोती और दूसरा सामान बाहर भेजा जाता था। और उनके कारीगर, अरे उनके हाथ में तो जादू था। वो तांबे और टिन से कांस्य के औजार बनाते, खूबसूरत मन मोह लेने वाले मोती बनाते, और हाँ, नरम स्टीएटाइट पत्थर पर हजारों छोटी छोटी मोहरें तराशते थे। इन मोहरों पर जानवरों की तस्वीरें और वो रहस्यमयी लिखाई होती थी। लेकिन एक और बात है जो थोड़ी अजीब है, जो सोचने पर मजबूर करती है। यहाँ मिस्र के पिरामिड जैसे बड़े बड़े स्मारक नहीं मिलते, ना ही मेसोपोटामिया जैसे आलीशान महल। तो इससे आर्कियोलॉजिस्ट क्या अंदाजा लगाते हैं? शायद
शायद उनका समाज ज्यादा बराबरी वाला था, मतलब वहां राजाओं या पुजारियों का वैसा दबदबा नहीं था जैसा दूसरी सभ्यताओं में था। तो फिर वो मानते किसमें थे? उनकी जो मोहरें और मूर्तियां मिली हैं, उनसे उनके धार्मिक जीवन की एक हल्की सी झलक मिलती है। ऐसा लगता है कि मातृ देवी यानी मदर गॉडेस की पूजा होती थी, और एक ध्यान में बैठे योगी की आकृति भी मिली है, जिसे कई लोग पशुपति या शिव का एक पुराना रूप मानते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और फिर अचानक ये इतनी बड़ी, इतनी फली फूली सभ्यता इतिहास से जैसे गायब ही हो गई। आखिर क्यों, कैसे? ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और शायद सबसे दुखद रहस्य है। देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई सारी चीजें एक साथ हुईं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से जमीन सूखने लगी, जीवन देने वाली नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, और जब नदियां ही नहीं रही तो व्यापार भी ठप पड़ गया। और हाँ, यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है, किसी बड़े हमले या जंग के कोई पक्के सबूत नहीं मिले हैं। एक थ्योरी जो पहले बहुत पॉपुलर थी, आर्य आक्रमण की थ्योरी, उसे अब ज्यादातर इतिहासकार नहीं मानते क्योंकि उसके पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं है। और ये सारी बातें हमें घुमा फिराकर वापस उसी एक सवाल पर ले आती हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। उनकी वो रहस्यमयी, वो खामोश लिपि। वो लोग लिखने के लिए तस्वीरों और निशानों का इस्तेमाल करते थे। इस तरह की लिखाई को पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते हैं। ये निशान देखने में तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन इनका असली मतलब क्या है, ये आज भी एक बहुत बड़ा राज है। हाँ, हमें बस इतना पता है कि ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जैसे उर्दू या अरबी लिखी जाती है, पर इसके अलावा कुछ नहीं। उनके अपने शब्द, उनकी कहानियां, उनका इतिहास, सब कुछ बस समय की धूल में कहीं खो गया है। तो जब तक हम इस कोड को तोड़ नहीं लेते, इस लिपि को पढ़ नहीं लेते, सिंधु घाटी की असली कहानी हमेशा अधूरी ही रहेगी। ये एक ऐसी महान सभ्यता की आवाज़ है जो हजारों सालों से बस सुने जाने का इंतजार कर रही है।